नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखकों के नाम याद करेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से आप उन्हें गलत कर देते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी ट्रिक्स ध्यान रहे और फिर कभी भी आप इन प्रश्नों को गलत ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। इसे हम कैसे याद रखेंगे? जो अष्ट है, इसका जो स्टार्टिंग में अष्ट लिखा हुआ है और इसमें जो पानी है, यही हमारी ट्रिक रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अष्ट और पानी है, इसको हम देखेंगे कि एक केकड़ा जो होता है उसकी 8 टांगें होती है और वही केकड़ा कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो हम इस 8 से अष्ट रखेंगे ध्यान और पानी से पाणिनि। तो हम जो ये अष्टाध्यायी है वो किसकी रचना है? पाणिनि की। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। यह किसकी रचना है? ये विशाख दत्त की रचना है। कैसे याद रखेंगे? जब हमारे पास किसी के पास बहुत अधिक धन आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? लालची हो जाता है, उसे और धन पाने की इच्छा होती है। तो उसके अंदर एक विशाल राक्षस जैसी प्रवृत्ति का जन्म होता है और जब उसके अंदर ये विशाल राक्षसी प्रवृत्ति का जन्म होता है तो उसे खत्म करने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे देवी की आराधना करनी होगी। यही आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इसी से आपका जो मुद्रा है उससे मुद्रा राक्षस बनेगा और जो ये विशाल राक्षस है, विशाल से विशाख याद रखना है। देवी से आप देवी चंद्र गुप्तम याद रखेंगे और इस तरह से आप यदि एक इन तीनों चित्रों के कहानी को याद रखेंगे तो आप मुद्रा राक्षस भी याद रहेगा, देवी चंद्र गुप्तम भी और विशाख दत्त भी। नेक्स्ट है आपका कथा सरित सागर। यह किसकी रचना है? यह आपकी सोमदेव की रचना है। कैसे याद रहेगा? इसमें जो अंत में सागर है और इसमें जो प्रारंभ में सोम लिखा गया है। हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह आपका सागर में हुआ था और उस समुद्र मंथन में क्या निकला था? सोम निकला था, अर्थात अमृत निकला था। तो हमें इस तरह से इसको याद रखना है कि जो समुद्र मंथन हुआ था वह सागर में हुआ था और वहाँ से सोम निकला था। तो ये सागर इससे याद रखेंगे और सोम इससे। तो कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। नेक्स्ट है आपका दाय भाग। दाय भाग किसकी रचना है? ये जिमूत वाहन की रचना है। कैसे याद रखें इसको? इसके अंत में भाग लिखा है और इसके अंत में वाहन लिखा है। यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर आपको भागना पड़े तो आप किस प्रकार से भागेंगे? अगर आप दौड़ के भागेंगे तो आप एक निश्चित दूरी तक ही भाग पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको एक वाहन की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको तेजी से वहाँ से निकाल सके। तो इसी से आपकी यही आपकी ट्रिक है। इसी से हमें इसे याद रखना है कि जो अगर कहीं पर भाग आता है उसके साथ वाहन जोड़ना है। वही आपका दाएं भाग और जिमुत वाहन की ट्रिक होगी। नेक्स्ट है आपका हर्षचरित और कादम्बरी। यह किसकी रचना है? यह बाण भट्ट की रचना है। इसकी ट्रिक क्या है? यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है हर्ष। इसने किसी दूसरे व्यक्ति को बाण मार दिया है। अब इसने दूसरे को अगर बाण मारा है तो पुलिस इसे क्या करती है? अरेस्ट करती है। लेकिन ये बहुत धनवान और ताकतवर है। इसने किसी तरह से अपने आप को वहाँ से बरी करवा लिया, अर्थात रिहा करवा लिया है। यही हमारी ट्रिक है। तो इससे हमारा जो हर्ष है ये हमारा याद रहेगा हर्षचरित। और बाण से आपको ये ध्यान रखना है बाण भट्ट, और जो वो अंत में बरी हो गया था उससे आपका क्या निकलेगा? कादम्बरी। तो इससे आपकी दोनों रचनाएं याद हो जाएंगी और बाण भट्ट भी आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? यह कौटिल्य की रचना है। इसे हम कैसे याद रखें? इसका जो अर्थ स्टार्टिंग में अर्थ लिखा गया है वही हमारी ट्रिक रहेगी, अर्थ अर्थात धन। और इसमें जो कौटिल्य है, कौटिल्य को हम कूट याद रख सकते हैं, कूटना, मारना पीटना कूटना, इस तरह से। तो अगर आप किसी से धन लेते हैं और अगर आप उसे समय पर वापस नहीं करते हैं तो वह आपको कूट सकता है। तो इस तरह हम ध्यान रखेंगे। तो अर्थ अगर किसी से लिया है तो आपको कूट सकता है अगर समय पर वापस नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट है आपका कालिदास। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं महत्वपूर्ण होती है, जो सभी उसकी रचनाएं हैं वो सब महत्वपूर्ण है।
इसमें कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, यह इसकी रचनाएं हैं। इसे हम कैसे याद रखेंगे? यह जो चित्र है इसे आप देख रहे हैं कि यह क्या है? यह कालिदास है। जब यह कुमार था अर्थात ये जब छोटा था तो यह क्या करता था? बाहर खेलने जाता था। बाहर ये खेलने जाता था किस समय? जब आसमान में बादल लगे हों, मेघ लगे हों और वर्षा ऋतु चल रही हो। जब वर्षा ऋतु चल रही होती है तो आप जानते हैं कि आसमान से बिजली गिरती है। तो बिजली गिरती है तो ये आग के समान बरसती है, अग्नि के समान बरसती है। तो कालिदास के जो माता पिता हैं यह बड़े परेशान रहते हैं कि यह इस मौसम में बाहर जाता है, इसे इस मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक है। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि इसे अभी ज्ञान नहीं है कि इस मौसम में बाहर जाना खतरनाक होता है। तो इस तरह से हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो कुमार है ये कालिदास, कुमार से कुमार संभव, मेघ और ऋतु से हमें ध्यान रहेगा कि मेघदूतम और ऋतु संहारम। अभी इसे ज्ञान नहीं है, इससे निकलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो ये मालविकाग्नि मित्रम है इसके बीच में आप ध्यान से देखें तो ये अग्नि भी आ रहा है। तो ये अग्नि, जब बरसात का मौसम होता है तो आसमान से क्या बरसती है? अग्नि बरसती है बिजली के रूप में। तो इस तरह से कालिदास की सारी रचनाएं आपको इस ट्रिक से याद रहेंगी। नेक्स्ट है आपका महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? यह आपकी पतंजलि की रचना है। पतंजलि, इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो पतंजलि है वह किससे संबंधित है? यह आयुर्वेद से संबंधित है। और जो आयुर्वेद में जो हमारे पुराने पुरानी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, वह किस भाषा में है? यह आपकी संस्कृत भाषा में है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो पतंजलि है वह आयुर्वेद से संबंधित है। और आयुर्वेद की जो प्राचीन काल की पुस्तकें हैं वो किस भाषा में है? वह आपका संस्कृत भाषा में है। तो उससे भाष्य से निकलेगा भाषा। और पतंजलि किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी रचना है? यह अश्वघोष की रचना है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसमें जो बुद्ध है और इसके जो प्रारंभ में अश्व है, इन दोनों को हम अपने ट्रिक में यूज करेंगे। तो जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध थे, जब वो अपना प्रारंभ में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के जाते हैं तो वह किस पर जाते हैं? घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर भी, आप जब भी बुद्ध चरित आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि बुद्ध के साथ घोड़ा लगा हुआ था, तो वह घोड़े पर बैठकर घर छोड़कर जाते हैं। तो बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट है आपका नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यह तीनों नाटक हैं जो कि हर्षवर्धन के हैं। लेकिन इसे कैसे ध्यान रखा जाए? यह आपका हर्ष नाम का एक राजा है, उसकी एक पत्नी है जिसे वो प्रिय नाम से पुकारता है। प्रिय जो है वह जंगल में घूमने की शौकीन थी। एक बार वो जंगल में गई हुई थी और उसे वहाँ पर दूर कहीं पर एक जगह से रोशनी निकलती हुई दिखती है। वह जब वहाँ पर जाती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर एक मणि गिरी हुई है, अर्थात जो रत्न होता है, वहाँ पर एक रत्न गिरा हुआ है। जैसे ही वह उस रत्न को उठाने के लिए जाती है, अचानक से एक नाग आता है और उसे काट लेता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये ट्रिक है, इसी से हम निकलेगा कि हर्ष नाम का राजा है, उसकी एक पत्नी है वो प्रिय, उसका नाम है। प्रिय कौन है? प्रियदर्शिका। नाग से नागानंद निकलेगा और रत्न से क्या निकलेगा? रत्नावली। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सत्यार्थ प्रकाश, जो कि किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। आप जानते हैं कि जो सरस्वती है वह ज्ञान की देवी है। और जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश है वह किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है काम सूत्र। यह किसकी रचना है? यह वात्स्यायन की रचना है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसके प्रारंभ में काम है, उसी को हम ट्रिक में यूज करेंगे। और इसके लास्ट में आपको यन दिख रहा होगा, या यन, इसी से हम यान बनाएंगे, यान। और इसको यान के रूप में ध्यान रखना है। तो जब भी कोई व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, इसको क्या करना होता है कि ये ऑफिस के काम से कई बार विदेश यात्रा पे जाता है। तो ये विदेश यात्रा पे जाता है तो विदेश यात्रा पे किससे जाएगा? यान से जाएगा, प्लेन से जाएगा। तो काम करने के लिए ये कहाँ जाता है? यान से जाता है विदेश यात्रा पे।
तो कामसूत्र किसकी है? वात्सायन की। नेक्स्ट है आपका प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ये वाटिका है, वाटिका मतलब गार्डन, और इसका जो प्रारंभ में रस लिखा हुआ है, तो जो गार्डन होता है, गार्डन में कई सारे फूल लगे हुए होते हैं। तो जो फूल लगे होते हैं उसमें भंवरे आकर बैठते हैं और वहाँ से इसका रस लेकर के शहद बनाने के लिए अपने साथ लेकर के जाते हैं। इस तरह से हमें प्रेम वाटिका का ध्यान रहेगा कि ये रसखान की रचना है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज रासो। ये किसकी है? ये चंद बरदाई की रचना है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें प्रारंभ में पृथ्वी लिखा हुआ है, और इसके प्रारंभ में आप चंद देख सकते हैं। तो चंद को आप चांद मान सकते हैं, जो चांद हैं चांद मान सकते हैं। तो इसमें पृथ्वी और चांद दोनों आए हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रहेगा कि ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। नेक्स्ट है आपका मृक्ष कटिकम। यह किसकी रचना है? यह आपका शूद्रक शूद्रक की रचना है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्राचीन काल में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होता है वो सबसे निचली जाति का माना जाता था। तो यदि ऊपर की किसी जाति को या वर्ग को मांस, मदिरा आदि का सेवन करना होता था, तो उसका प्रबंध कौन करता था? शूद्र करता था। तो ये मृच्छ कटिकम को हम मछली, और कटिकम मतलब काटना, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। तो मृक्ष कटिकम किसकी रचना हो जाएगी? शूद्रक की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसकी रचना है? यह कल्हण की रचना है। तो इसमें आप तरंग देख रखें, तरंग समझ सकते हैं, और इसमें कल्हण में आप अंत में लहण लिखा हुआ है, तो इसको आप लहर समझ सकते हैं, लहर। तो जो तरंग होती है, इसी का जब रूप बड़ा हो जाता है तो वो लहर के रूप में उसे लहर कहा जाता है। तो इस तरह से जो तरंग है और लहर है, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको ध्यान रहेगा कि राज तरंगिणी कल्हण की रचना है। नेक्स्ट है आपका इंडिका। यह मेगास्थनीज की रचना है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिका है उससे क्या बन रहा है? ये इंडिया, इंडिया इससे मिलता जुलता शब्द बन रहा है। जो मेगास्थनीज है, इसके प्रारंभ में मेगा है। तो आप जानते हैं कि जो इंडिया है अर्थात भारत है, वह बहुत, इसमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मेगा डाइवर्सिटी होती है, मेगा डाइवर्सिटी भारत में बहुत अधिक है। तो इंडिया को और मेगा डाइवर्सिटी को आप ध्यान रखेंगे तो इंडिका और मेगास्थनीज ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है? यह विज्ञानेश्वर की रचना है। इसके लिए आपको इसमें अक्षर शब्द देखना होगा, अक्षर, और विज्ञानेश्वर में विज्ञान शब्द। अर्थात जब आपको अक्षरों का बेहतर ज्ञान होगा, अर्थात आपको बहुत अच्छी आप पढ़ाई करेंगे, बेहतर आप बनेंगे, तो आपको विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी, बेहतर आपका जीवन होगा इस संबंध में। नेक्स्ट है आपका आनंद मठ। आनंद मठ किसकी रचना है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें आप मठ शब्द याद रखें, और इसमें चटर्जी, चटर्जी को आप चटाई समझ जाएं, चटाई। तो आप देख सकते हैं कि जो चटाई है और जो मठ है, तो मठ में आप देखेंगे कि जो जीवन आपका होता है, जो वहाँ पर मठ में लोग रहते हैं, वो किस पर सोते हैं? चटाई के ऊपर सोते हैं। तो चटाई के ऊपर सोते हैं, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि यह क्या है? मठ। मठ और चटर्जी का आपस में संबंध है, इसलिए आनंद मठ और बंकिम चटर्जी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये 3 किताबों का हमने नाम लिखा है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गुलाम, तो जब गुलाम होता है, अगर वो कहीं पर गिर गया है और उसके पैर में चोट लग गई है, तो उसका पैर क्या हो गया? फूल गया है। तो उसके पैर में चोट आ गई है और सूजन आ गई है, तो वो फूल गया है। तो इससे ध्यान रहेगा, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। सूर्य सिद्धांत, यह किसका है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की रचना है। तो सूर्य कहाँ है? आसमान में। और आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आप जानते हैं कि जो हमने प्रारंभ में हमारा जो सैटेलाइट था, उसका नाम भी क्या था? आर्यभट्ट था। तो दोनों आसमान में रहते हैं, आर्यभट्ट और सूर्य। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रहना है। और तीसरा है आपका नाट्यशास्त्र। यह किसकी रचना है? यह भरत मुनि की रचना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये अंत में शास्त्र लिखा है, और इसमें क्या लिखा है? मुनि। तो जो शास्त्र होते हैं, ये मुनि, जो महात्मा लोग होते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है।
शास्त्र। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है या भरत मुनि की रचना है। तो इस तरह से हमने ये महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू।